नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आप भी होम लोन या मॉर्गेज लोन लेने का प्लान कर रहे हैं? तो यह नियम ज़रूर जान लें। दोस्तों राजस्थान सरकार ने 2 दिसंबर 2025 से मॉर्गेज से रिलेटेड नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें आप 2 दिसंबर 2025 के बाद अगर कोई भी होम लोन, मॉर्गेज लोन या लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी राजस्थान में लेते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। फर्स्ट कि मॉर्गेज क्या है और दूसरा रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ करवाया जाए। तो दोस्तों मॉर्गेज से आशय है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर को लोन के लिए किसी के पास गिरवी रखता है एज ए सिक्योरिटी, तो इसे हम इक्विटेबल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ करवाया जाए। तो दोस्तों मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाया जाता है, जहां आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं और यह लोन सैंक्शन होने से पहले करवाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन के चार्जेस फिक्स किए हैं। तो दोस्तों मॉर्गेज के लिए जो चार्जेस फिक्स किए हैं वो लोन अमाउंट का 1% और 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर, ये फिक्स किया है गवर्नमेंट ने। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए का एक लोन लिया है, तो 10 लाख रुपए पे 1% की रेट से यानी 10,000 रुपए आपकी स्टैंप ड्यूटी और 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर चार्जेस लगेगा, अर्थात 10,000 रुपए इस केस में लगेंगे। सेकंड केस में अगर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का कोई लोन लिया है, तो 1 करोड़ रुपए पर 1% की रेट से यानी 1 लाख रुपए और 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर यानी 25,000 रुपए आपकी मैक्सिमम कैपिंग रहेगी रजिस्ट्रेशन चार्जेज की। दोस्तों ध्यान रहे जो 1% चार्जेज है यह गवर्नमेंट का टैक्स है, इसमें आपके वकील की फीस और अदर गवर्नमेंट चार्जेज शामिल नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस किस पर यह प्रावधान लागू है। तो दोस्तों सभी प्रकार के मॉर्गेज, होम लोन, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर यह प्रावधान लागू है और सभी प्रकार के बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर इस प्रकार के प्रावधान लागू हैं, कंपलसरी हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ओल्ड प्रोसेस और न्यू प्रोसेस दोनों में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। तो दोस्तों ओल्ड लोन प्रोसेस जो थी, मॉर्गेज लोन, होम लोन, इनमें क्या होता था, एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता था बैंक और कस्टमर के बीच, तो इसी से काम चल जाता था। मॉर्गेज डीड का जो रिकॉर्ड है वो बैंक के रिकॉर्ड तक ही सीमित रहता था, वो बैंक के पास ही रहता था, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं था। कुछ एक केस में बैंक्स करवाते थे ये, लेकिन ये केवल उसी केस में करवाते थे जहां बैंक को लगता था कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं है। और दोस्तों नई प्रोसेस जो है उसमें क्या कर दिया है, उसमें प्रत्येक प्रकार के मॉर्गेज लोन का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाना मैंडेटरी कर दिया है। इस प्रकार से प्रत्येक लोन का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में और गवर्नमेंट के पास प्रत्येक मॉर्गेज का एक पूरा रिकॉर्ड होगा। दोस्तों इन्हें कुछ टेबल्स की सहायता से हम समझते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। दोस्तों फर्स्ट हम इसे देख सकते हैं कि मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन, जैसा कि पहले यह कंपलसरी नहीं था, यह ऑप्शनल था, लेकिन अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया है, आरईएम में यह कंपलसरी है। सेकंड इसमें है कि सरकारी शुल्क। दोस्तों पहले मॉर्गेज लोन की प्रोसेस में एक नाम मात्र का शुल्क लगता था जो गवर्नमेंट लेती थी, परंतु अब जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेज हैं वो लोन अमाउंट का 1% जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपए तक है, यह चार्जेज फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने। दोस्तों पहले सब रजिस्ट्रार का इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्योंकि पंजीयन कंपलसरी नहीं था, परंतु अब प्रत्येक केस में क्योंकि मॉर्गेज लोन का रजिस्ट्रेशन करवाना है इसलिए सब रजिस्ट्रार का इन्वॉल्वमेंट है, वो शामिल है प्रक्रिया में। सरकारी रिकॉर्ड। दोस्तों जैसा कि पहले प्रत्येक मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं था, तो कोई गवर्नमेंट के पास सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, परंतु अब गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा, पूरा मॉर्गेज का सरकारी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड रहेगा। लोन प्रक्रिया। दोस्तों पहले की लोन प्रक्रिया आसान थी लेकिन कमजोर थी, परंतु अगर आज आरईएम के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो लोन की प्रक्रिया मजबूत है, थोड़ी टिपिकल है, बाकी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता इसमें मौजूद है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों इस प्रकार के प्रावधान लागू किए, क्या रीजन थे। तो दोस्तों इसके 3 मुख्य रीजन थे कि गवर्नमेंट ने आरईएम का कॉन्सेप्ट, रजिस्टर्ड इक्विटेबल मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट था कि फर्जी लोन को रोकना।
सेकंड इसमें था कि प्रॉपर्टी पर सही चार्ज रिकॉर्ड रखना, और थर्ड इसमें था बैंक और ग्राहक की सुरक्षा बढ़ाना। दोस्तों, हम बात करते हैं कि फर्जी लोन को किस प्रकार से रोका जा सकता है इस प्रोसेस के माध्यम से। दोस्तों, पहले क्या होता था, कई मामलों में एक ही प्रॉपर्टी पर 2 या 3 बैंक से लोन ले लिया जाता था, क्योंकि जो लोन का एग्रीमेंट है वो प्राइवेट होता था, वो ग्राहक और बैंक के मध्य होता था, और जो मॉर्गेज डीड का जो रिकॉर्ड है वो बैंक के रिकॉर्ड तक ही सीमित रह जाता था। गवर्नमेंट के पास इसका पूरा रिकॉर्ड नहीं आ पाता था। तो उससे होता क्या था कि किसी भी बैंक को यह पता नहीं चल पाता था कि इस प्रॉपर्टी पर पहले से लोन क्रिएट किया हुआ है, पहले से यह मॉर्गेज है किसी अन्य बैंक के पास। परंतु अब का जो प्रोसेस है, इसमें प्रत्येक मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका रिकॉर्ड दर्ज होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक लोन के लिए क्लैरिटी आ जाती है कि सेम प्रॉपर्टी पर अगर दोबारा लोन के लिए कहीं आवेदन किया जाता है, तो वो तुरंत पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी पर लोन पहले से लिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी पर चार्ज पहले से क्रिएट किया हुआ है किसी बैंक में। सेकंड इसमें है कि प्रॉपर्टी पर सही चार्ज रिकॉर्ड रखना। दोस्तों, क्योंकि पहले के प्रोसेस में प्रत्येक मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, गवर्नमेंट के पास प्रत्येक मॉर्गेज का रिकॉर्ड नहीं था, तो किसी प्रकार का पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं था। तो उससे होता क्या था कि इन केस कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है या कोई विवाद क्रिएट हो जाता है, तो उससे बैंक अपना दावा क्लेम क्लियर नहीं कर पाता था इस पे कि यह प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज है। परंतु अब एक बैंक के पास यह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो बैंक के पास एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड अवेलेबल होती है, जो यह बताती है कि यह प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में प्रॉपर्टी पेपर यह बोलते हैं कि यह प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। दोस्तों, लास्ट इसमें है कि बैंक और ग्राहक दोनों को सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। दोस्तों, पहले क्या था, पहले के प्रोसेस में प्रत्येक प्रकार के मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं था। यह लोन की प्रोसेस बैंक और ग्राहक दोनों के बीच एक प्राइवेट एग्रीमेंट से होती थी, तो जो रिकॉर्ड है वो बैंक के रिकॉर्ड तक ही सीमित रह जाता था। तो उससे एक बैंक को क्या नुकसान था, बैंक को नुकसान यह था कि उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज हो सकता है जाली पेश किए गए हों, या उस प्रॉपर्टी पर पहले से कहीं चार्ज क्रिएट किया हुआ है, अर्थात वह कहीं और मॉर्गेज है ऑलरेडी। तो अभी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है एक रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वर्तमान में जो मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उससे एक पब्लिक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, तो प्रत्येक बैंक को यह आइडेंटिफाई हो जाता है पहले से ही कि निम्न प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज क्रिएट किया हुआ है या नहीं। तो बैंक के लिए लीगल स्ट्रांग होती है और वह उसकी रिकवरी स्ट्रांग बन जाती है। इसी प्रकार हम बात करें कि एक कस्टमर के लिए क्या-क्या बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों, पहले की प्रोसेस क्योंकि एक बैंक और ग्राहक के बीच रहती थी, तो उसमें कस्टमर चांसेस है कि जो फाइनेंसर है, वो कोई गलत क्लेम पेश कर जाए कस्टमर पे। हो सकता है वो एनओसी रिलीज़ करने में कुछ अटकलें लगा दे या कुछ गलत क्लेम कर दे। अब क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है एक कस्टमर के पास भी, तो वह अपनी एनओसी भी आराम से जारी करवा सकता है और किसी गलत दावे से भी बच सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक आरईएम रजिस्टर्ड इक्विटेबल मॉर्गेज डीड के क्या-क्या कंटेंट होते हैं, अर्थात इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स को शामिल किया जाता है, जिससे यह आइडेंटिफाई हो जाता है किसी भी बैंक को कि इस प्रॉपर्टी पर पहले से चार्ज क्रिएट किया हुआ है, पहले से यह मॉर्गेज है या नहीं। तो कौन-कौन से इसमें पॉइंट होते हैं? दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें पार्टीज। पार्टीज में 2 पार्टीज होती हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। तो मॉर्गेजर बोरोवर या प्रॉपर्टी ओनर को हम कहते हैं। तो इसमें बोरोवर का पूरा नाम, पता, एड्रेस और उसकी करंट लोकेशन सभी डिटेल्स इसमें होती है, और मॉर्गेजी बैंक या एनबीएफसी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये हो सकते हैं। तो इसमें इनका नाम, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस, सभी प्रकार की डिटेल इसमें होती है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है लोन डिटेल। तो दोस्तों, लोन डिटेल में लोन का अमाउंट, लोन का पर्पज़, लोन की इंटरेस्ट रेट, लोन का टेन्योर और ईएमआई, ये सभी डिटेल्स इसमें अवेलेबल होती हैं। थर्ड पॉइंट इसमें होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रॉपर्टी का फुल एड्रेस, प्रॉपर्टी का खसरा नंबर, सर्वेयर नंबर, प्लॉट नंबर,
प्रॉपर्टी का एरिया और बाउंड्रीज, प्रॉपर्टी का टाइप अर्थात हाउस है, लैंड है, शॉप है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल है, एजुकेशनल है, तो सभी प्रकार की इसमें डिटेल होती है। फोर्थ इसमें होता है टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात इसमें प्रॉपर्टी की फुल चेन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल होती है, कैसे प्रॉपर्टी जनरेट हुई, किससे ट्रांसफर हुई और किस प्रकार से प्रेजेंट ओनर के पास प्रॉपर्टी है, ये सारी टाइटल चेन्स की इसमें डिटेल होती है। नेक्स्ट इसमें होता है राइट ऑफ बैंक, तो इसमें बैंक के राइट्स भी इसमें नोटिंग किए जाते हैं, अर्थात बैंक के पास लोन रिकवरी का राइट होता है, इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट बैंक के पास प्रॉपर्टी सेल करने का राइट होता है, ये सभी राइट्स भी इसमें मेंशन होते हैं। नेक्स्ट होता है ऑब्लिगेशन ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर के ऑब्लिगेशंस भी इसमें होते हैं, अर्थात कस्टमर प्रॉपर्टी की केयर करेगा, उसके कोई प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, ड्यू टैक्सेस हैं, वो पे करेगा टाइमली, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सभी ड्यूटी जो है कस्टमर की वो भी इसमें नोट होती है। नेक्स्ट इसमें आता है रिलीज ऑफ मॉर्गेज टर्म्स, इसमें कब इस मॉर्गेज को रिलीज किया जाएगा, कब इसको हटाया जाएगा मॉर्गेज को, ये सभी डिटेल भी होती है। तो उसमें मेंशन होती है कंडीशन कि जब लोन पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, अर्थात किसी प्रकार का बैंक के प्रति कस्टमर का ड्यूज पेंडिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन भी इसमें मेंशन होती है। तो जब लोन का रीपेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो मॉर्गेज को रिलीज कर दिया जाएगा, अर्थात इसे वेव कर दिया, हटा दिया जाएगा। विटनेस, इसमें विटनेस की भी डिटेल होती है, साइन होते हैं, नाम एड्रेस भी होता है, तो ये सभी प्रकार की डिटेल भी इसमें होती है। स्टाम्प डिटेल, जो रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस लग रहे हैं 1% और 25,000 रुपये विच एवर इज लोअर, उनको भी इसमें मेंशन किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मेंटर।